नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 13 अक्टूबर 2020 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। आज के डेली 30 में नाभ की भौतिकी टॉपिक को कवर करेंगे और साथ में हम डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को। अगर आपको एग्जाम पास करना है तो तैयारी आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी। डेली 30 एक माध्यम आपका हो सकता है या इस तरीके से जहां भी आप कर पाए। मैं नहीं कहता कि यही केवल ऐसा हो सकता है, लेकिन शायद और कहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये जरूर कह सकता हूं। आप लोग जो मैसेज करते हो और मुझसे कहते हैं कि आपका पेपर अच्छा हुआ, आपको क्वेश्चन डायरेक्टली मिले, आपको करंट अफेयर के सीधे प्रश्न पेपर में दिखे, अच्छा लगता है मुझे। तारीफ किसे नहीं पसंद होती है, मुझे भी पसंद होती है। जब आप एक लाइक का बटन दबाते हैं तो समझ लीजिए कि मुझे 50 ग्राम घी ऐसे खिला रहे हैं। एनर्जेटिक हो जाता हूं मैं, टॉनिक का काम करती है। जब आप इसको शेयर कर देते हैं, दूसरों को रेकमेंड करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला प्रश्न करंट अफेयर का। 10 प्रश्नों को इसमें डिस्कस करेंगे और 20 प्रश्न नाभिकीय भौतिकी टॉपिक पर हम आज डिस्कस करेंगे। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? कौन सा राज्य सरकार है जो ये अभियान चला रहा है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। सरकार में दिल्ली सरकार ने अभी जो कार्यक्रम ये शुरू किया है, डेंगू मच्छरों के बचाव के लिए चलाया है और ये दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। डेंगू जो इस समय फैल रहा है, 1 सितंबर से 15 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को 10 मिनट मच्छरों के पनपने से रोकने के लिए जमा पानी, साफ पानी की जांच कर साफ सफाई की निगरानी, साफ सफाई करने का आह्वान इसके अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सरकार का ये प्रोग्राम है, ध्यान रखिएगा। भाई तारू सिंह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये एक महान सिख शहीद थे। इनका जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था। और दूसरा है कि भाई तारू सिंह ने सिख मूल्यों की रक्षा के नाम पर अपने सिर के बाल कटवाकर इस्लाम अपनाने के बदले अपना सिर कटवा दिया था। दूसरा सही है, पहला गलत है। 1820 नहीं, ये 1720 की बात है जब इनका जन्म हुआ था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया? ये स्कीम चल रही है, हर घर में जल पहुंचाने की स्कीम, और ये जो राज्य बना है वो बना है गोवा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये देश का फर्स्ट ऐसा स्टेट बन गया है जहां हर घर जल है, वहां के हर घर में जल पाया जा रहा है। ये पहला स्टेट बन गया है गोवा। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन इसने उपलब्ध करा दिया है। 2,30,000 ग्रामीण परिवार, वहां के हिसाब से बहुत ज्यादा है। यूपी जैसे स्टेट के लिए ये जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं हो सकती है, लेकिन वहां के लिए बहुत ज्यादा है। अगला जो प्रश्न है, किर्गिस्तान को प्रायः मध्य एशिया के एकमात्र तानाशाह देश के रूप में जाना जाता है। क्या पहला सही है? बिल्कुल सही है, सही है ये। किर्गिस्तान जो है, यहां पर अभी संसदीय चुनाव हुए हैं और संसदीय चुनाव यहां पर जो हुए हैं, किर्गिस्तान में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन यहां पर प्रारंभ हो गया। उसके बाद में विपक्ष ने आरोप लगाया है कि मतदान में धांधली की गई। किर्गिस्तान एक भू आबद्ध देश है। किर्गिस्तान चीन के साथ एक लंबी सीमा साझा करता है। किर्गिस्तान की सीमा उज्बेकिस्तान के साथ भी मिलती है ना। ये रूस के नेतृत्व वाली सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन का एक सदस्य है और यहां पर रूसी एयरबेस भी है। ठीक है, तो ये मध्य एशिया का एकमात्र तानाशाह देश यहां पर दिया। तानाशाह तो हो सकता है, लेकिन एकमात्र जो दिया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और दूसरा ये गलत है कि पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा इसकी नहीं मिलती है, ये चीन के साथ। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आप तैयार रखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जोखिम भार पूंजी का वह भाग है जिसे बैंक द्वारा किसी भी ऋण चूक, लोन डिफॉल्ट के जोखिम से बचने के लिए पृथक किया जाता है। पहला स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट यहां पर है कि एसबीआई ने आवास ऋणों पर जोखिम भार को युक्ति संगत बनाने का निर्णय लिया है। जो आवास ऋण है उस पर युक्ति संगत बनाने का जोखिम भार इसको निर्णय लिया है। किसने लिया है? एसबीआई ने। पहला स्टेटमेंट तो ये बिल्कुल सही है। अब ये बताइए कि ये निर्णय एसबीआई लेगा? अगर यहां पर आरबीआई लिखा होता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये सही होता। तो ए सही है, केवल एक सही हो जाएगा। त्वरित कार्रवाई बल, रैपिड एक्शन फोर्स के बारे में असत्य कथन आपको बताना है कि कौन सा कथन रैपिड एक्शन फोर्स के बारे में
गलत है, असत्य कथन। यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का एक विशेष अनुभाग है। किसका अनुभाग है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का यह अनुभाग है। क्या पहली बात सही है? बिल्कुल सही है। इसका गठन अक्टूबर 1962 में हुआ था। ये स्टेटमेंट गलत है। क्या सही? अभी बता रहा हूं। इसका कार्य दंगों तथा दंगे जैसे हालातों से निपटना है और इसका आदर्श वाक्य संवेदनशील पुलिसिंग के साथ मानवता की सेवा। इसका जो गठन हुआ था ये 1992 में हुआ था। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और यही बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब विश्व कपास बाजार में भारत के प्रीमियम कपास को कस्तूरी कपास के नाम से जाना जाता है। जो यहाँ का प्रीमियम कपास है उसको कस्तूरी कपास के नाम से जाना जाता है। पहला स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि भारत विश्व में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। ये भी स्टेटमेंट सही है। इसको करंट में हमने डिस्कस किया था कि ये दूसरा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। और विश्व के कुल जैविक कपास का लगभग 51% भाग भारत में उत्पादित किया जाता है। जैविक कपास की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने किस व्यक्तित्व को सम्मानित करने के लिए 100 रुपए का मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया? किसको? विजय राजे सिंधिया, सचिन पायलट, किसको? मनमोहन सिंह, विराट कोहली, किसके लिए? तो ये जारी किया गया है विजया राजे सिंधिया के लिए। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ग्वालियर की राजमाता के रूप में इनको जाना जाता है, विजय राजा सिंधिया जो है। और कांग्रेस से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत इन्होंने की थी और बाद में भाजपा की मूल पार्टी जनसंघ का सदस्य बनने से पहले स्वतंत्रता पार्टी में ही शामिल हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि ये करंट अफेयर में जो घटनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन हॉल की दृष्टि से, एग्जामिनेशन हॉल में आपके प्रेशर को मेंटेन करने की दृष्टि से जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीजें जो है आप सही से तैयार करिए। अगला जो प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बैटरी चालित वाहनों पर रोड टैक्स में छूट दी है? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कभी, ये दिल्ली है ना। बैटरी चालित जो यहाँ पर वाहन है उनमें छूट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2020 से किस सेवा को 24 घंटे उपलब्ध कराया जाएगा? कौन सी ऐसी सेवा है जिसको 24 घंटे? तो आरटीजीएस, दिसंबर 2020 से जो पैसे ट्रांसफर करने की आरटीजीएस विधि है उसको 24 घंटे उपलब्ध कराया जाएगा। रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट, आरटीजीएस, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर अर्थात परमाणु भट्टी में न्यूक्लियर क्रियाएं नियंत्रित परिस्थितियों में कराई जाती हैं। तो यहां पर आपको बताना है कि क्या पहला स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और न्यूक्लियर रिएक्टर एक विशेष प्रकार की भट्टी है जिसमें यूरेनियम 235 का नियंत्रित नाभिकीय विखंडन कराया जाता है। तो दोनों के दोनों ये स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये टॉपिक आज का है जो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप आरओ एआरओ मेंस और बीओ मेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो इसके लिए टेस्ट सीरीज बिल्कुल अच्छे से तैयारी करने के लिए, ठीक है ना, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 6307281212 हमारा कांटेक्ट नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करिए और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं आप, कोई दबाव नहीं है। अगर आपका इसमें कुछ इंटरेस्ट है, कोई रुचि है तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं। नियंत्रित विखंडन क्रिया मंद चाल से होती है, कोई शक? बिल्कुल सही है। और दूसरा यहां पर दिया हुआ है कि कृत्रिम उपायों द्वारा विखंडन क्रिया की दर को नियंत्रण में रखना संभव नहीं है। नियंत्रण में रखना संभव नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट क्या दोनों सही है? कृत्रिम उपायों द्वारा विखंडन क्रिया की दर को नियंत्रण रखना अगर संभव ना होता तो कैसे हो पाता? तो दूसरा गलत है, पहला सही है। अगर ऐसा संभव ना होता तो हम ऊर्जा कैसे प्राप्त करते? इससे जो नियंत्रित क्रिया करते हैं संभव है तभी तो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नाभिकीय विखंडन क्रिया पर जब किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है तो विखंडन क्रिया की दर बहुत धीमी हो जाती है। ऐसा होता है, जब नियंत्रण नहीं रहेगा तो उसकी जो विखंडन क्रिया की दर जो है वो क्या होगी? बहुत तेज हो जाएगी, ना कि वो धीमी होगी। तो पहला स्टेटमेंट तो यहां पर गलत हो गया, वो बहुत तेज हो जाएगी, ठीक है ना।
और दूसरा जो स्टेटमेंट है, हाँ, परमाणु बम में अनियंत्रित विखंडन क्रिया होती है। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या सही है? अनियंत्रित क्रिया होती है। दूसरा स्टेटमेंट तो इसमें बिल्कुल सही है, और पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि ये कि विखंडन की क्रिया दर बहुत धीमी नहीं तेज हो जाती है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अगला जो प्रश्न है, यूरेनियम 235 का नाभिकीय विखंडन एक श्रृंखला अभिक्रिया है। यूरेनियम 235 पर जब मंद गति से न्यूट्रॉनों की बौछार होती है तो यूरेनियम 235 का परमाणु एक न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है, जिसे यूरेनियम 236 बन जाता है। पहला स्टेटमेंट, यूरेनियम 235 एक नाभिकीय अभिक्रिया, ये जो श्रृंखला दिया है नाभिकीय विखंडन जो है एक श्रृंखला अभिक्रिया है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है, जब 235 पर मंद गति से न्यूट्रॉनों की बौछार होती है तो 236 ये बन जाता है, एक न्यूट्रॉन ही अवशोषित कर लेता है। ये भी सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। आज थोड़ा सा लैपटॉप कुछ गड़बड़ कर रहा है, बार बार ये रुक जा रही है पेन और ये सारी चीजें, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब छोटी छोटी दिक्कतें आती रहती है। परमाणु बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है, क्या सही है? परमाणु बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है, अलग से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और परमाणु बम के निर्माण में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और इस तरीके से सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझना समझाना कुछ नहीं है, नहीं तो आप बम बना लेंगे। सर्वप्रथम किसने बताया कि जब यूरेनियम 235 पर मंद गति से न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो ये दो बराबर खंडों में विभक्त हो जाता है? और ऐसा कहा था ऑटो हान और एफ स्ट्रॉसमैन, इन दोनों ने। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1939 की बात है, ये जर्मन वैज्ञानिक थे और इन दो जर्मन वैज्ञानिकों ऑटो हान और एफ स्ट्रॉसमैन ने यूरेनियम 235 पर मंद गति से न्यूट्रॉनों की बौछार करा के देखा था कि ये दो बराबर भागों में विभक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है, भारी परमाणु के नाभिक के लगभग दो बराबर अंशों में टूटने को नाभिकीय विखंडन कहते हैं, बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि नाभिकीय विखंडन से मुक्त हुई ऊर्जा को नाभिकीय संलयन कहते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। नाभिकीय विखंडन से अगर ऊर्जा आ रही है तो नाभिकीय संलयन ही उसको क्यों कहा जाएगा? भाई नाभिकीय संलयन और विखंडन ये दोनों अलग अलग और विपरीत प्रकृति की क्रियाएं हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और नाभिकीय कण के मध्य मेशानु का विनिमय होता है और उससे ही नाभिकीय बलों की उत्पत्ति होती है, और ये जो बल उत्पन्न होता है उसको नाभिकीय बल कहते हैं, न कि संलयन या विखंडन कहते हैं। वे आकर्षण बल जो परमाणु नाभिक में न्यूक्लियानो, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं उनको न्यूक्लियन कहते हैं, को परस्पर बांधे रखते हैं। तो ये जो बल होता है उसी को नाभिकीय बल कहा जाता है, न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, परमाणु के केंद्रीय भाग को जिसमें परमाणु का कुल धनावेश और लगभग कुल द्रव्यमान संकेंद्रित रहता है परमाणु का नाभिक कहलाता है। और दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु के नाभिक में नहीं रहते हैं, इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक के नहीं रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, स्वतंत्र विचरण करने वाले ये हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे तत्व जिनके परमाणु भार समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है, तो परमाणु भार समान है तो समभारी हो जाएंगे, आइसोबार्स इनको कहेंगे। ये ऑप्शन इसका, और जो ये परमाणु संख्या है ये भिन्न हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो तो न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसको क्या कहते हैं? इसको समस्थानिक कहते हैं। जो परमाणु प्रोटॉनों की संख्या समान है तो स्थान इसी से निर्धारित होता है ना, तो समस्थानिक, समान परमाणु समस्थानिक। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटॉन ऊर्जा के बंडल होते हैं जो प्रकाश की चाल से चलते हैं। और दूसरा है, सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण इन्हीं मूल कणों से होता है, इनका विराम द्रव्यमान शून्य होता है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। फोटॉन ऊर्जा के बंडल होते हैं, प्रकाश की चाल से चलते हैं, और विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण इन्हीं मूल कणों से होता है। तो ये सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई मेसान कण की खोज की थी, किसने की थी? पाई मेसान कण की खोज जो की थी ये इकावा ने की थी। युकावा जो वैज्ञानिक थे इन्होंने की थी, और इसकी खोज 1935 में की थी। धनात्मक पाई मेसान, ऋणात्मक पाई मेसान इन्होंने कहा था। अस्थायी कण होते हैं, ये भी इन्होंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिनो द्रव्यमान व आवेश रहित मूल कण है। न्यूट्रिनो द्रव्यमान व आवेश रहित मूल कण है। जो न्यूट्रिनो होता है वो द्रव्यमान और आवेश से रहित होता है, ये कहा जा रहा है, जो कि सही है। न्यूट्रिनो की खोज चैडविक ने 1930 में की थी।
इसकी खोज पाउली ने की थी, चैडविक ने नहीं की थी, इसकी खोज पाउली ने की थी, तो दूसरा गलत है। और तीसरा जो स्टेटमेंट है, न्यूट्रिनो कण दो प्रकार के होते हैं, न्यूट्रिनो व एंटी न्यूट्रिनो, तो ये सही है, 1 और 3 सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पॉजिट्रॉन एक धनावेशित मूल कण है, पहला स्टेटमेंट, ये पाजी होता है, धन जिसके पास होता है वो पाजी हो जाता है क्या, ऐसे ध्यान रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है। तो और पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान व आवेश कण इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉन के इसका जो द्रव्यमान व आवेश है इसके इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन को एंटी कण भी कहते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को, पॉजिट्रॉन को एंटी कण भी कहते हैं। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, परमाणु का अस्थायी कण कौन सा है? अस्थायी कण बताना है। अस्थायी जो कण है परमाणु का, पॉजिट्रॉन है कि मेसान है कि फोटॉन है, तो ये तीनों के तीनों, पॉजी जो है, मेसान जो है और फोटॉन जो है, ये तीनों के तीनों ये अस्थायी कण है, ठीक है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूल कण है जो परमाणु के नाभिक में रहता है, और दूसरा है न्यूट्रॉन का जीवन काल बहुत लंबा होता है। पहला तो है आवेश रहित मूल कण है, परमाणु के नाभिक में रहता है, ये तो सही है, नाभिक में रहता है, लेकिन इसका जो जीवन काल होता है ये मात्र 17 मिनट का होता है, बहुत छोटा जीवन काल होता है, शॉर्ट होता है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि केवल एक सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रोटॉन एक ऋणात्मक मूल कण है जो परमाणु के नाभिक के बाहर रहता है, क्या ये बात सही है? ऐसी बात सही हो सकती है? प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर रहता है और ये ऋणात्मक मूल कण है, ये धनात्मक मूल कण है, परमाणु के नाभिक में रहता है, दोनों बातें, दोनों पार्ट इसके गलत दिए हुए हैं। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1931 में की थी, तो दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, आज लैपटॉप गड़बड़ कर रहा है इसलिए मुझे देखना पड़ रहा है बार बार। मूल कणों के रूप में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में रदरफोर्ड द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी, आपको पता होगा, और 1897 में की गई थी, ये बात तो सही है, लेकिन ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये जे थॉमसन के द्वारा की गई थी, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। प्रोटॉन की खोज 1919 में जे थॉमसन के द्वारा की गई थी, ये गलत है, ये उल्टा लिखा हुआ है, जहां पे रदरफोर्ड लिखा होना चाहिए था वहां पे थॉमसन, ये जो प्रोटॉन है इसको रदरफोर्ड ने खोजा था, ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, अगर आप आरओ और बीओ के मेंस के बैच में रुचि रख रहे हैं या आपका कोई संपर्क का व्यक्ति है तो उसमें जल्दी आप कीजिए, क्योंकि उसमें मेंस का बैच है, बहुत भीड़ नहीं इकट्ठा करने जाएगी। हमारी टीम ने डिसाइड किया है, मैंने डिसाइड किया है कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा देंगे, गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, जितनी कापियां हम चेक कर सकते हैं उतने ही टेस्ट लेंगे। तो अगर कोई है तो उसको जल्दी से जल्दी आप रजिस्टर करा सकते हैं, अगर आप हैं तो आप भी। परमाणु की मूल अस्थायी कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है ये अस्थायी कण है मूल रूप से, सही है। इलेक्ट्रॉन किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित वह सूक्ष्म ऋणावेशित कण है जो नाभिक के चारों ओर एक नियत कक्षा में चक्कर लगाया करता है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाया करता है, घूमा करता है ना, ऋणात्मक होता है, जहां भी पाएगा धना आकर्षित हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो दोनों सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये कैसा लगा जरूर बताएं, थोड़ा बहुत आज डिस्टर्बेंस हुआ है इसके लिए माफी चाहता हूँ, बाकी आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें, प्यार बनाते रहें, बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच। कट ऑफ की चर्चा कल तक लोग पेपर में ला लें, उसके बाद की जाएगी।